नमस्कार, मैं आशीष VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत करता हूं। मराठी फिल्म निर्देशक एवं सुप्रसिद्ध कलाकारा अलका कुबल इन्होंने VCN न्यूज को अपनी सदिच्छा भेंट देकर आने वाली 6 अक्टूबर की तात्याराव लहाने इस फिल्म के प्रमोशनल एक्टिविटी के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। तो VCN न्यूज के सभी दर्शकों को बता दें कि महाराष्ट्र के सभी बड़े शहरों का दौरा फिलहाल अलका कुबल द्वारा किया जा रहा है। तो आइए रूबरू होते हैं प्रसिद्ध अभिनेत्री अलका कुबल के साथ। नमस्कार, VCN न्यूजच्या मराठी चित्रपट या व्यक्तिविशेष या कार्यक्रमामध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे। आज आपल्यासोबत आहेत संपूर्ण महाराष्ट्राला परिचित असलेल्या अलका कुबल आठल्ले। आज माहेरची साडीपासून त्यांनी जी ग्रीप पकडलेली होती आणि असा कुठलाही मराठी किंवा महाराष्ट्रीयन व्यक्ती आपल्याला आढळणार नाही की ज्यांना अलकाताईंचं नाव माहिती नाही। अलकाताई, आमच्या VCN न्यूजच्या स्टुडिओमध्ये आम्ही आपलं हार्दिक स्वागत करतो। आपण आमच्या स्टुडिओला भेट दिली त्याबद्दल सर्वप्रथम आपले आभार पण मानतो। नमस्कार सगळ्यांना। तात्याराव लहाने ही आपली फिल्म येत्या 6 ऑक्टोबरला मराठी फिल्म जी आहे ती प्रदर्शित होते। महाराष्ट्रामध्ये सुमारे 100 थिएटर्समध्ये UFOच्या माध्यमातून ही फिल्म पोहोचणार आहे। या फिल्मच्या प्रमोशनल ॲक्टिव्हिटीजसाठी आपण अमरावती येथे पदार्पण केलेलं आहे। याचे जे प्रोड्युसर आहेत विराग मधुमालती वानखेडे आणि याच्यामध्ये कास्टिंगमध्ये मकरंद अनासपुरे आणि आपली प्रमुख भूमिका आहे। तर तात्याराव लहाने या फिल्म विषयी सर्वप्रथम आपण आमच्या दर्शकांना सांगा की तात्याराव लहाने हे कॅरेक्टर म्हणजे बायोग्राफिकल फिल्म आहे आणि ती आपण कशी शूट केली, कसं झालं आणि एकंदरीत तात्याराव लहानेंचं व्यक्तिमत्व कसं साकारलं गेलेलं आहे? नाही, ते तर जास्त उत्तर मला असं वाटतं की आमचे डिरेक्टर प्रोड्युसर विराग वानखेडे जास्त चांगल्या पद्धतीने देऊ शकतात। मी जेव्हा त्यांनी मला त्यांच्या आईची भूमिका विचारली तेव्हा ती मला भूमिका खूप छान वाटली। एक तर मला माहिती होती कारण आईने त्यांना किडनी दिली आणि त्याच्यानंतर 95 ते आत्तापर्यंत तात्याराव लहाने त्या किडनीवर त्यांना ते जीवनदान मिळालेलं आहे आणि त्यानंतरही त्यांनी एवढी ऑपरेशन्स केली आहेत ज्यांच्या आयुष्याचं त्यांनी आपल्या आयुष्याचं सार्थक केलं आहे। म्हणून की त्यांनी वर्षाला एवढी ऑपरेशन्स केली आहेत की रेकॉर्ड तर आहेच, पण एक गरिबांची सेवाव्रत त्यांनी जे स्वीकारलेलं आहे ते अगदी सातत्याने पार पडत आहेत। त्यामुळे त्या माऊलीची भूमिका करायला मला मिळणं हेच माझ्यासाठी मोठं भाग्याचं होतं। शूट अतिशय सुंदर केलेलं आहे की विराग वानखेडे एकतर अमरावतीतले आहेत, विदर्भातले आहेत। आम्ही काल नागपूरला प्रमोशन केलं, आज इथे अमरावतीत आलो आहे, उद्या आम्ही वाशिम अकोला वगैरे सगळीकडे जातोय आणि अतिशय सुंदर प्रतिसाद मिळतोय सगळीकडे। कारण तात्याराव लहाने हे डॉक्टर म्हणून सगळ्यांना माहितीच आहे, पण त्यापेक्षा ती व्यक्ती म्हणून सगळ्यांना जास्त माहिती आहे आणि त्या माणसाने आपल्या समाजासाठी एवढं काय केलेलं आहे की एक तर गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये त्यांचं नाव आहे, जगात सगळीकडे त्यांचं नाव पोहोचलेलं आहे। तर अशा व्यक्तीची फिल्म पाहणं मला असं वाटतं की प्रत्येकाने घरातून निघून ती फिल्म पाहायला हवी। आणि त्याच्याहूनही चांगला उद्देश मी विरागचा सांगेन की विरागने असं ठरवलेलं आहे की त्यातून जे काही उत्पन्न होईल त्यातून 2 चॅरिटेबल हॉस्पिटल्स ते औरंगाबाद आणि मुंबईमध्ये बांधणार आहेत। म्हणजे ही फार मोठी गोष्ट आहे की नाही तर लोक प्रॉफिट मिळालं सिनेमातनं की फार वेगवेगळ्या गोष्टी, त्यांना स्वतःची घरं हवी असतात, गाड्या हव्या असतात, सगळंच होतं आणि साहजिक आहे ते। पण विरागचा म्हणजे मी जवळजवळ एवढे सिनेमे केले पण विराग किंवा अशी माणसं फार तुरळक असतात, म्हणजे असं सांगू विरळीच की एक वेगळं पॅशनने चित्रपट करणं आणि त्यामुळे मला तिथे काम करायला खूप मजा आली। मी कुठल्याच गोष्टीचा तिथे विचार केला नाही की आपल्याला ही भूमिका करायला मिळते, एका चांगल्या सच्च्या माणसाकडे मी काम करते, हे माझ्यासाठी खूप चांगली आनंदाची गोष्ट होती। आणि फिल्म आता मी पाहिली तर खरंच सॅटिस्फाईड झाले। नेत्रदान आणि अवयवदान हा अगदी म्हणजे हा मेसेज तर आता आपण किती हॅमर करतोय सगळ्यांना, पण नेत्रदान हे विरागने स्वतः अनुभवलं। त्याने 100 दिवस स्वतःचे डोळे बांधून ठेवले होते काळ्या पट्टीने। शेवटी 100व्या दिवशी जेव्हा तात्याराव लहानेंना कळलं ते स्वतः आले आणि विरागच्या डोळ्याची पट्टी काढली। म्हणजे अंध माणसाचं दुःख काय असतं हे विरागने स्वतः अनुभवलं। असं माणूस आपल्याला कधी मिळतो का, काय दिसतो का की अरे त्याचं दुःख आहे काय हे आपण पाहूया। त्या माणसं अरे एवढेच म्हणजे एवढी फक्त सहानुभूती असते पण प्रत्यक्षात कोणी काही करायला जात नाही। तर मला असं वाटतं की विराग वानखेडेचे हे प्रयत्न सगळ्या विदर्भाने उचलून धरायला हवेत आणि या फिल्मला प्रतिसाद द्यायला हवा जेणेकरून विरागचं हे स्वप्न पूर्ण होईल। अलका
कुबल ह्या अमरावतीसाठी आपल्याला नवख्या नाहीत. अमरावती त्यांचं म्हणजे स्वतःचं शहर म्हणून अमरावती, बरेचदा त्या अमरावतीत आलेल्या आहे. अमरावतीमध्ये त्यांनी बरेचसे चित्रपट सुद्धा केलेले आहे. एक सिने कलावंत म्हणून प्रत्येक ठिकाणी हजेरी लावलेली आहे. नुकत्याच झालेल्या स्त्री शक्ती पुरस्कार प्रदान सोहळ्याला सुद्धा त्या उपस्थित होत्या. आणि या वर्षीच्या नाही, पण माझे इथे असे बरेच लोक आहेत की जे माझ्याशी जोडले गेले माणुसकीच्या नात्याने, आणि असे माझे मानस बंधू इथे अमरावतीत भरपूर आहेत. आणि या अमरावतीकरांनी मला भरपूर प्रेम दिले. म्हणजे मी नुसतं अमरावती म्हणणार नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्राने. म्हणून मी अजूनही तुम्हाला पडद्यावर दिसते, प्रेक्षक मला स्वीकारतायत, हे मी खरंच म्हणते हा परमेश्वराचा आशीर्वाद आहे. आणि याचं हा जो चित्रपट आहे याचं संपूर्ण जे शूट आहे, चित्रीकरण आहे, हे दक्षिण महाराष्ट्रामध्ये मॅक्झिमम झालेलं आहे. त्यांचा भाग तो दक्षिण महाराष्ट्रात होता. नाही, मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात विरागने हे सगळं शूट केलेलं आहे. कारण काय झालं, एवढं युनिट घेऊन तिथे त्या काही सोयी नव्हत्या इंटिरियरमध्ये. मग त्या भागाला मॅच होणारं लोकेशन शोधलं होतं आणि तिथे आम्ही शूट केलं. कारण आर्टिस्ट पण बिझी, त्यांना जाणं येणं सगळ्यांचाच विचार करून ते शूट केलं गेलं. मला आपल्याला एक गोष्ट इथे प्रामुख्याने सांगावीशी वाटते. या चित्रपटाचं जे कास्टिंग आहे, ज्या प्रमुख भूमिका आहे, याच्यामध्ये मकरंद अनासपुरे, निशिगंधा वाड, अलका कुबल, अमरावतीतलं व्यक्तिमत्व म्हणजे भारतदादा गणेशपुरे आणि रमेश देव इत्यादी प्रमुख भूमिका याच्यामध्ये आहेत, या चित्रपटामध्ये आहे. आणि तात्याराव लहाने नावाचा हा चित्रपट येत्या 6 ऑक्टोबरला संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रदर्शित होत आहे. अलकाताई, आज आपण वेळात वेळ काढून आमच्या स्टुडियोला भेट दिली, त्याबद्दल आम्ही आपले आभारी आहोत. थैंक यू वेरी मच. इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमरावती शहर में डेंगू के कुल 19 मरीज तो स्वाइन फ्लू के कुल 5 मरीजों में से एक ने अपनी जान गंवाई है। तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य केंद्र और निजी अस्पताल हाउसफुल दिखाई दे रहे हैं। शहर में पिछले कुछ दिनों से डेंगू का आतंक बढ़ चुका है। अब तक 19 मरीज पॉजिटिव पाए जाने की सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। इसी के अलावा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में भी इस बीमारी बढ़ जाने से स्वास्थ्य नियंत्रणा की भागम भाग शुरू है। विशेष यह कि स्वाइन फ्लू के भी 5 नए मरीज पाए गए हैं। शहर में स्वाइन फ्लू के 5 मरीज पाए गए हैं, उस पर भी निजी अस्पताल में इलाज शुरू है। स्वास्थ्य केंद्र, निजी अस्पताल हाउसफुल हुए हैं। बदलते माहौल का यह परिणाम रहने की बात वैद्यकीय सूत्र द्वारा बताई गई है। तो वहीं दूसरी ओर डेंगू का मच्छर स्वच्छ पानी में रहता है। इसी कारण लोगों ने संभवतः घर के कूलर की टाकी, बर्तन सूखने पर जोर देना चाहिए। बीमारी न हो इसके लिए प्रतिबंधात्मक उपाय जरूरी है। सप्ताह में एक दिन सूखा दिन मनाना चाहिए। साथ ही सर्दी, खांसी, बुखार आदि रहने वालों ने भीड़ की जगह पर जाना टालना चाहिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार कीकाबाई पुंडलिकराव धापड़, उम्र 70 साल, यह भी स्वाइन फ्लू की मरीज बताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज, अमरावती। तो वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो आरोग्य विभाग अभी भी गहरी निद्रा में है। आइए देखते हैं इस विषय पर महानगर पालिका के आला अफसरों ने क्या जवाब दिया है। सध्या डेंगू आणि स्वाइन फ्लूचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता आरोग्य खात्यामार्फत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना चालू आहे। अगोदरपासून ती चालूच आहे, पण आता यावेळेस आपण जास्त प्रमाणात घेत आहोत। डेंग्यूच्या रुग्ण सापडल्याची मध्ये एक बातमी होती, त्यानुसार आपण असं ठरवलं आहे की या अमरावती शहराची जी काही लोकसंख्या आहे 8 लाख, त्यामध्ये जी स्लम पॉप्युलेशन आहे म्हणजे झोपडपट्टीमध्ये राहणारी जी पॉप्युलेशन आहे ती सरासरी 2.25 लाख आहे आणि सरासरी त्यांची 6,500 घरं आहेत। या सर्व घरांचे एक सर्वेक्षण आरोग्य खात्यातील MPW आणि ANM यांच्यामार्फत, जे आमच्याकडे एकूण 68 मॅनपॉवर आहे, त्यांच्यामार्फत घरोघरी जाऊन ताप सर्वेक्षण करणं, तसेच त्या घरात जे काही पाण्याचे स्रोत असतील जे खाली करू शकल्या जाऊत नसतील त्या स्रोतांमध्ये टेमिफॉसचं द्रावण टाकणे आणि तसेच गप्पी मासे सोडणे, या उपाययोजना आम्ही आमच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत करत आहोत। येत्या 3 ते 4 दिवसात ही सगळं कार्यवाही पूर्ण होणार आहे। यामधून जे काही तापाचे रुग्ण मिळतील त्यांच्या तपासण्या, त्यांची रक्त तपासणी करणं, डेंग्यूसाठी असो या दृष्टीनं त्यात सुद्धा तपासण्या करण्यात आहोत। इसी के साथ हिंदी समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। आपण पाहत आहात VCN न्यूज।
आपला विदर्भ, आपली बातमी. घरची शान घरचा मान घराकडे तिचे सर्व ध्यान. कोण आहे ती, अहो हो कोण आहे ती, गृहलक्ष्मी गृहलक्ष्मी. ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी. अहो पण काय केलं तिच्यासाठी, म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी. आनंद एका स्त्रीचा. अगं बाई. विदर्भाची गृहलक्ष्मी दिनांक 15 ऑगस्ट पासून आपल्या घरी. GTPL सेट टॉप बॉक्स मध्ये VCN न्यूज चॅनल नंबर 72, UCN सेट टॉप बॉक्स मध्ये चॅनल नंबर 81 वर रोज रात्री 8 वाजता व पुन्हा प्रक्षेपण रोज सकाळी 8 वाजता. पाहत रहा विदर्भामधील खवयगिरींचा एकमेव कुकिंग शो. आपण पाहत आहात VCN न्यूज, आपला विदर्भ, आपली बातमी. तो ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. गोपाल नगर की महिला को प्रेम जाल में फंसाने वाले ऑटो चालक को गिरफ्तार कर राजापेट पुलिस ने धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर आगे की छानबीन शुरू की है. महिला सुरक्षा की लाख दुहाई देने के बावजूद समाज में पग पग पर महिलाओं का शोषण होता है. न्याय पाने के लिए पुलिस थाने में जाने वाली इन महिलाओं को हमेशा ही उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है. अत्याचार करने वाला आरोपी रसूखवाल रहे तो महिलाओं को तो थाने से बेरंग लौटाया जाता है. कुछ महिलाएं अत्याचार को पुलिसिया भाषा में बयान नहीं कर पाती तो उन्हें झूठा भी कहा जाता है. पुलिस ही अपने स्तर पर FIR दर्ज करने के बजाय सच झूठ का फैसला करने में लगी है. 2 शोषित पीड़ित महिलाओं को थाने की दहलीज पर न्याय न मिलने से उन्हें पुलिस आयुक्त से गुहार लगानी पड़ी. दोनों पीड़ितों ने बताया कि जनता कॉलोनी निवासी संतोष खड़से नामक ऑटो चालक ने झूठे जाल में फंसाकर उनकी जमा पूंजी तो लूटी ही और साथ में शोषण भी किया. पुलिस आयुक्त ने जब राजापेट पुलिस को इस संदर्भ में अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए तो इन आदेशों के पश्चात राजापेट पुलिस द्वारा आरोपी संतोष किशनराव खड़से पर धारा 376, 2N 452, 506, 417 के तहत मामला दर्ज कर हिरासत में लिया गया. राजापेट पुलिस द्वारा आगे की जांच पड़ताल अभी सुरू की गई है. सर, मी पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार केली असता. मी पोलीस स्टेशनमध्ये जी तक्रार त्याच्याकडे मी त्याच्या घरी मी पैसे आणण्यासाठी गेली होती आणि यांचा पूर्ण फॅमिलीचा याच्यामध्ये हे असते. यांची बीबी पण याच्यामध्ये समाविष्ट असते, त्यांची बायको पण त्याच्यामध्ये समाविष्ट असते, मुलगी मुलगा सर्व याच्यामध्ये समाविष्ट असते सर. याच्या आणि सगळे बहीण भाऊ वगैरे सगळे याच्यामध्ये समाविष्ट असते. आणि हे काय करतात की 4 महिने 8 महिने दुसऱ्या लेडीजकडे राहू देतात. राहू दिल्यानंतर मग काय करतात की पैसे वगैरे असे घेऊन घेतात आणि पैसे घेतल्यानंतर मग ते तो असा लुटलाट करून झाल्यानंतर आपल्या घरी जाते. आणि आपण जर त्याच्याकडे पैसे मागायला गेलं तर ते आपल्या बायकोला समोर करते, बायकोला मुलांना समोर करते आणि समोर करून तो काय करते की आपल्याला मारायला लागते. हे पहा सर, मला आता पण मारहाण केलेली आहे, पूर्ण माझ्या शरीरावर मारहाण केली आहे त्याच्या घरच्या सर्व लोकांनी, त्याच्या मुलांनी, मुलींनी आणि त्याच्या बहिणींनी आणि त्याच्या बायकोनी, यांनी सर्वांनी मला मारहाण केली आहे. मारहाण केल्यानंतर मी पोलीस स्टेशनला रिपोर्ट द्यायला जाते सर. रिपोर्ट द्यायला गेल्यानंतर पोलीस माझी रिपोर्ट घेत नाही. जी रिपोर्ट मला द्यायची असते ती रिपोर्ट माझी घेत नाही. मी सांगते की माझ्याशी असं असं झालं म्हणून तर ते म्हणतात की माझ्या नवऱ्याला यूज केलं. संतोष खडसे, मी ड्युटीवर जात होती. ड्युटीवर जाताना मला या भेटला की तुला ॲटो पाहिजे का. मी म्हटलं की मला ॲटो लावायचा आहे, माझ्याकडे मी ॲटो लावलेला आहे, तर मी 6,000 रुपये महिना तुला देतो, तू ॲटो मला येणं जाणं करत जाईल माझं.
इसके साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमरावती से सटे कई नजदीकी गांवों की मज़ारे सांस लेने की बात उजागर होते ही उन्हें देखने के लिए कई लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इस करिश्मे को देख सभी हक्के बक्के रह गए तो कई लोग इसे कुदरती करिश्मा कहते हुए आने वाली त्रासदी के आसार है ऐसी जानकारी दे रहे हैं। जिले में सूफी संतों की कब्र हिलने और सांस लेते सैकड़ों हजारों ने देखी, जिस पर यह खबर सुर्खियों में गई। ज़माने में बात है या गरीब नवाज ख्वाजा जी, ख्वाजा तेरे करम से। सभी इस विषय पर चर्चा करते रहे। वहीं जिले के आला अधिकारियों तक भी यह खबर पहुंच चुकी और यह वाकया सर्वदूर पहुंचा, जिस पर आला अधिकारियों ने इस बात को संभ्रम या अंधविश्वास बताकर खारिज किया। जिले के अधिकारियों ने नागरिकों से अंधविश्वास न रखने की विनती की है, तो वही वाकया आखिर क्या है यह अभी भी साफ नहीं हो पाया। कुछ जानकार इसे कुदरत का करिश्मा तो कुछ साजिश बता रहे हैं, जिस कारण कोई ठोस नतीजा निकल नहीं पाया। अचलपुर के तहसीलदार ने मौका वारदात पर जाकर पड़ताल की तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, यह उन्होंने बताया। विगत 3 दिनों से वह खबर चर्चा का विषय बन गई। तो वहीं जिले के पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार ने बताया कि उन तक भी यह खबर पहुंची है। उन्हें पता है कि रात में विशिष्ट समुदाय के लोगों के दरगाहों और संतों के कब्र पर इकट्ठा हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है ये तो संबंधित विभाग ही बताएगा, लेकिन कहीं पर इस घटना को लेकर विवाद नहीं हुआ है। इसी के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर कोई चोट नहीं हुई है, जिसके कारण इस मामले में कोई दखल नहीं ली गई। VCN न्यूज इस पूरे मामले की तफ्तीश करने अमरावती से समीप ग्राम इंदला पहुंची तो वहां पर हजरत सैयद जलालुद्दीन इनकी दरगाह बरसों से है। यहां पर उस शरीफ संदल मशहूर है। बुधवार की रोज मगरिब से लेकर फजर तक बाबा की दरगाह हिलने लगी। ऐसा स्थानीय लोगों ने इस हिलते हुए दरगाह को सांस लेते हुए देखा गया। तो दोस्तों, आपके सामने आज एक कुदरत का करिश्मा अमरावती शहर के नजदीकी ग्राम इंदला से VCN न्यूज़ आपके सामने लेकर आ रहा है। फिलहाल हम हैं जलालुद्दीन इनकी दरगाह पर और बीते बुधवार की रोज से मगरिब के बाद ते फजर तक यह दरगाह सांस लेने की एक करिश्मा यहाँ पर लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। तो आइए उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं उन्होंने किस तरह से इस पूरी घटना के बारे में वो हमसे क्या बताएंगे। तो हम लोग दरगाह के दीदार के लिए आए, तब हमने आए तो यहाँ पे देखा कि दरगाह का हल्का सा सीना धड़क रहा था। 6 साढ़े 6 के करीब है। फिर हम लोग ने थोड़ा देखा तो फिर सबको गाँव वालों को बुलाया, सबको नज़ारा करा तो तब देखा तो हमने दूसरी भी और तीसरी दरगाह भी, दोनों तीनों दरगाह के सीने ऐसे धड़कन से हो रही थी। फिर सब लोग आए इकट्ठा, अमरावती के बहुत सारे लोग आए, करीब 3-4 बजे तक के लोग आना जाना चालू रहा। और ऐसी कई सारी घटनाएं अपने अमरावती के पड़ोस में 2-3 जगहों पर उजागर हुई है, जिसमें से एक है भातकुली और एक है अकोट के पास कोई गांव है। तो आप उनसे कोई जानकारी लिए या फिर वहाँ से भी कोई लोग आए, देख के आए? हम लोग देख के आए, वहाँ से देख के वहाँ का भी नज़ारा देखा हमने। वहाँ पे भी धड़कन ऐसी हो रही है और यहाँ पे भी सेम वैसी काम हो रहा है। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं वो आप थोड़ा? अब तो ये खुदा का करिश्मा है, वो ही जाने। उसका राज तो कोई बता नहीं सकता, ना आलिम ना कालिम कोई राज बता सकता। अब वो उसका राज वही जाने। सही बात है। तो ये एक करिश्मा है जो आपके सामने VCN न्यूज़ के माध्यम से यहाँ पर हम लेकर आए हैं। अमरावती के नजदीकी ग्राम इंदला से वीडियो जर्नलिस्ट शफीक अहमद के साथ मैं आशीष शिंगोरे, ग्राम इंदला से VCN न्यूज़ अमरावती के लिए। इस बारे में रशीद खान पठान, फिरोज पठान, जुनेद खान, सुफियान खान, फैजान खान, नजीमुद्दीन, शेख अहमदुद्दीन, इरफानुद्दीन इनके साथ बातचीत करने के दौरान पता चला कि मगरिब के बाद लंगर एवं महफिल समा का भी आयोजन इंदला गांव की दरगाह में रखा गया है। तो इसी तरह भातकुली सहित बडनेरा में भी ऐसा करिश्मा देखे जाने की बात बताई जा रही है। कई लोग इसे एक ऊपर वाले का इशारा मान रहे हैं। तो नई बस्ती बडनेरा में भी इस तरह का करिश्मा देखने की बात सामने आई है। मुस्लिम समुदायों में कुल मिलाकर 3.5 कलंदर बताए गए हैं, जिनमें अलीशाबाद कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दादा हयात कलंदर इन्हें पुरखों से दर्जा देते आ रहे हैं। अचलपुर के उला रहमान काजी जैसे नेक बंदों को बुजुर्गों का दर्जा दिया गया है। इन बुजुर्गों की मज़ारें पूरे हिंदुस्तान भर में है। अमरावती से सटे अचलपुर, परतवाड़ा की दुला रहमान दाजी, गन शहेदा ऐसी दरगाहों पर भी ये घटनाएं होने की पुष्टि की गई है। तो यह करिश्मा देखने स्थानिकों की भीड़ उमड़ पड़ी है।
इसी साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वीएमवी कॉलेज के कथित रैगिंग के मामले में महिला आयोग के कई सदस्यों ने पुलिस आयुक्त से इस विषय पर बातचीत की है। उसी दौरान वीएमवी कॉलेज का भी जायजा लिया गया। वीएमवी कॉलेज के छात्रावास में हुए रैगिंग को लेकर पूरे जिले में कई तरह की अलग अलग चर्चाएं सामने आई है। इस मामले में जांच करने पर पता चला कि छात्रावास में 27 अगस्त को सीनियर छात्राओं ने जूनियर छात्राओं को शौचालय ब्लॉक होने की वजह से कौमार्य जांच करने की सिर्फ धमकी दी थी। इसी बात को लेकर कुछ छात्राएं घबराई थी। इसी बात को रैगिंग का रूप देकर मामला आगे बढ़ाया गया, किंतु जिस छात्रा ने कौमार्य जांच करने की धमकी दी थी उस छात्रा को बड़ी आसानी से जांच कमेटी ने जांच से बाहर निकालकर बचाने का प्रयास किया और 6 छात्राओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की। बता दें कि 27 अगस्त के दिन स्थानीय वीएमवी कॉलेज स्थित न्यू छात्रावास में सीनियर एवं जूनियर छात्राओं के बीच शौचालय ब्लॉक होने की वजह से गंदगी फैली थी। तभी रात 11 बजे के करीब 2 छात्राओं ने अपनी सीनियर छात्राओं को जानकारी दी। तुरंत एमए, एमएससी की सभी सीनियर छात्रा इकट्ठा हुई और जूनियर छात्राओं को भी बुलाकर रात 11 बजे के करीब शौचालय ब्लॉक एवं गंदगी फैलने के बारे में पूछताछ की, किंतु सभी छात्राओं ने इस बात से इनकार किया। उस वक्त एमएससी में पढ़ने वाली एक छात्रा ने सभी छात्राओं को धमकाया कि अगर सच नहीं बताया तो वह सभी कौमार्य जांच करेगी। इस बात जूनियर छात्राएं भड़क उठी और बातों का बतंगड़ बनाते हुए छात्रावास की वार्डन सिंधु सुसटकर को जानकारी दी। जानकारी के बाद तुरंत सुसटकर छात्रावास में आई और गुस्साई हुई जूनियर छात्राओं ने सुसटकर को सारी बात बताई। इस बात को देखते हुए सुसटकर ने तुरंत 7 छात्राओं को अलग बिठाया और पूछताछ की। सुसटकर को लाख समझाने का प्रयास किया, लेकिन सुसटकर ने किसी को एक नहीं सुनी और कहा कि अब तुम्हें पुलिस ही सजा देगी। इस बात की धमकी देकर छात्रावास से निकल गई। असं होतं ना, ते म्हणजे तुम्ही आपल्याला कारवाई करताना पण कोणी थर्ड व्यक्ती डिस्टर्ब करतो आहे सारखा, आणि इतकं सगळं झाल्यावर त्या दिवशी सुट्टी होती आणि मी नागपूरहून इथे पोहोचली, पण नागपूरचीच आहे, नागपूरहून इथे पोहोचली आणि 3 वाजता मला पोलिसांनी व्हिजिट दिली. तरी मग मी म्हणजे इथूनच जाते, मी इथे बसून होती आणि मग सकाळचा घटनाक्रम काय झाला मग मी फुटेजच बघत होती. अर्धे प्राध्यापक जेवायला निघून गेले, सगळेजण 9 वाजतापासून इथे आलेले की मिस्टरचे इथे आहे म्हणून मिस्टरला सगळे घरी गेले आणि 3 वाजता और दूसरे दिन मामला कहां से कहां पहुंच गया, जबकि जिस छात्रा ने कौमार्य जांच करने की धमकी दी थी उसे तुरंत दूसरे ही दिन कॉलेज से एक प्राध्यापक एवं जांच कमेटी की महिला प्राध्यापक ने धमकी देने वाली छात्रा को छात्रावास से छुट्टी देकर गांव भेज दिया और जांच कमेटी में रैगिंग होने की बात सामने लाकर पुलिस थाने में शिकायत दी। 27 अगस्त की रोज रात छात्रावास में सिंधु सुसटकर ने छात्राओं को पुलिस की धमकी देने के बाद 6 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई और रात 12:30 बजे के करीब एक ऑटो में डालकर उन्हें इरविन अस्पताल लाया गया। उस वक्त छात्राओं के साथ केवल 2 सुरक्षाकर्मी ही थे। रात 1:30 बजे जब छात्राओं को होश आया तो पता चला कि उनके पास छात्रावास की वार्डन सुरटकर नहीं है, जबकि वह घर पर ही आराम फरमा रही थी। किसी तरह 6 छात्राओं ने रात इरविन अस्पताल में बिताई। दूसरे दिन सुबह अस्पताल से छुट्टी मिलते ही पैसे एवं मोबाइल न होने से 6 छात्रा इरविन से पैदल पंचवटी चौक पर आई। बड़ी मुश्किल से पंचवटी चौक पर एक ऑटो चालक ने उन्हें छात्रावास में छोड़ा, जहां अपने रूम से पैसे लाकर छात्राओं ने उन्हें दिए। लेकिन 6 छात्राएं इरविन में भर्ती होने के बाद भी सुसटकर ने उन्हें जाकर देखने की जरूरत नहीं समझी और ना ही छात्राओं का फोन उठाया। इस बात से सुसटकर छात्राओं का कितना ध्यान रखती है ये साबित हो गया। रैगिंग की शिकायत देने वाली 43 छात्राओं में अब आपस में ही तू मैं शुरू हो गई है, क्योंकि शिकायत की अर्जी पर 43 छात्राओं ने अपनी हस्ताक्षर किए, जिसमें जो छात्रा छात्रावास में मौजूद भी नहीं थी उनके भी हस्ताक्षर लेने की वजह से अब वह आपस में ही विवाद कर रहे हैं। छात्रावास की वार्डन कभी कभार ही छात्रावास में आती है। जिस दिन से सिंधु सुसटकर को न्यू छात्रावास का चार्ज दिया गया तभी 18 अगस्त के दिन एक ही बार सुसटकर छात्रावास में आई थी, ऐसी पुख्ता जानकारी सामने आई है। मला असं वाटतं की इथे खरोखरच वार्डनचं आणि तिथले काही लेक्चरर्स असतील त्याचं दुर्लक्ष झालेलं आहे आणि जे व्यवस्थापन आहे यांनी हॉस्टेलकडे काळजीपूर्वक लक्ष द्यायला पाहिजे, कारण जे सॅनिटरी नॅपकिनचा प्रकार घडला आणि ज्युनियर मुलींकडनं
आणि त्यामध्ये सिनियर मुलींनी त्यांनी पनिश म्हणून जे अघोरीच म्हणावं लागेल असं त्या ज्युनियर मुलींना सिनियर मुलींनी एक रॅगिंगचा प्रकार आहे आणि तो अघोरी आहे, तसं व्हायला नको होतं. आणि आम्हाला असं वाटतं की हा प्रकार व्हायला नाही पाहिजे. सिनियर मुलींच्याही विरोधात FIR दाखल झालेली आहे. आम्ही ह्यासाठी जिजाऊ ब्रिगेड अमरावती याच्यासाठी समोर आलेलो आहोत की कॉलेजेस आहेत, हॉस्पिटल्स आहेत, मॉल्स आहेत, हॉटेल्स आहेत, अशा ठिकाणी सॅनिटरी नॅपकिन मिळण्याचे मशीन्स आणि डिस्पोजल करण्याच्या मशीन पाहिजे म्हणून त्या प्रत्येक ठिकाणी सार्वजनिक ठिकाणी अत्यंत गरजेचं आहे की ते आवश्यक आहे. ह्या मशीन्स बसवण्यात आल्या पाहिजे. आम्ही हीच चौकशी केली इथे की तुमच्याकडे मशीन्स नसाल तर जिजाऊ ब्रिगेड तुम्हाला त्याचा पुरवठा करेल. तुम्ही विकत घेत नसाल तर आम्ही एक समाजसेवा म्हणून तुम्हाला त्या मशीन्स देऊ. तो ये थे आज के हिंदी समाचार. हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही. आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं. हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, पहली मंजिल, सावजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती. या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों द्वारा. विदर्भ से जुड़ी बिंदास बेधड़क तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज. नमस्कार.